नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम बिहार चुनाव के बाद झारखंड में क्या कुछ हो रहा है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में बीजेपी सीधे चुनाव जीत गई, झारखंड में जीत नहीं पाई थी। लेकिन क्या बिहार में चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी झारखंड में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है? दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा बहुत जोरों पर है, और जब से झारखंड के गवर्नर देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, उसके बाद ये चर्चा और जोर पकड़ने लगी कि वाकई झारखंड में कुछ चल रहा है। यकीन मानिए, कल मैंने झारखंड के एक बड़े नेता से बात की। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कह दिया कि अगर चल भी रहा होगा तो हमारे लेवल पे नहीं है, ये सीधा ऊपर बात हो रही होगी। पर उन्होंने सीधा खारिज नहीं किया, मतलब बहुत साफ है। वो कहते हैं ना कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो आखिरकार ये धुआं जो उठी है, क्या वाकई आग लगने के बाद ही उठी है? ऐसा अक्सर होता है, धुआं तभी उठती है जब आग लगती है। आखिरकार क्या हो रहा है झारखंड में, इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि झारखंड से और कह लीजिए कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि इस बारे में अलग अलग नेता क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या है असली खबर, क्या पक रही है खिचड़ी। हेमंत सोरेन क्यों खपा है कांग्रेस से? क्या आरजेडी से इसलिए खपा है क्योंकि बिहार में उनको सीटें नहीं दी गई, और उनकी पार्टी के एक नेता ने कह दिया था कि चुनाव संपन्न हो जाने दीजिए, फिर हम बताएंगे कि गठबंधन धर्म क्या होता है। सवाल यह उठता है कि इतनी करारी हार कांग्रेस की और आरजेडी की, उसके बाद हेमंत सोरेन को लग रहा है कि अच्छा है, क्यों ना धारा के साथ बहा जाए, धारा के विपरीत चल करके भी हम क्या हासिल कर लेंगे अपने प्रदेश के लिए। वाकई ऐसा कुछ चल रहा है? आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं। पहले आपको सुनाते हैं कि अलग अलग नेता क्या कुछ कह रहे हैं, फिर हम बताएंगे असली कहानी। गठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गठबंधन के नेता हैं। हमारे गठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं, एक साथ हैं। कल परसों हमारे विधायक दल की बैठक है, हमारे गठबंधन दल के विधायकों की बैठक है। आप देखेंगे कौन आए नहीं आए, आपको पता चल जाएगा। तो ये सब खाली अफवाहें फैला जाता है। मुन्ना जी, सरकार को लेकर अटकलें चल रही हैं कि राज्य में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा सहयोगी बदल, अटकलबाजियां या चर्चाएं बेबुनियाद। तो राज्य में स्थिर सरकार है महागठबंधन की? बिल्कुल स्थिर सरकार है, आगे भी रहेगी। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी ने बीजेपी के एक शीर्ष नेता से मुलाकात की है। सुगबुगाहट है कि वहां पर भी एनडीए वापसी कर सकता है। बिहार के चुनाव का गहरा असर देश बिहार के चुनाव का ही असर कहा जा रहा है, असर पड़ता है। तो हो सकता है सबके अंदर बेचैनी हो कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मास्टर स्ट्रोक मारा है, ऐसा नहीं कि फाइनली हम लोग हो जाएं। हेमंत सोरेन जी उनकी पत्नी ने आज बीजेपी के एक शीर्ष नेता से मुलाकात की है। सुगबुगाहट हो रही है कि हेमंत सोरेन पाला बदल सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ये सब कयास है, विचारधारा की राजनीति होती है। राष्ट्रीय जनता दल हो या झामुमो हो, तमाम पार्टियां जो है विचारधारा की राजनीति करती है, उसूलों की राजनीति करती है। हम समझते हैं हेमंत सोरेन जी उन्हीं विचारधारा का पोषक है, जहां लालूवादी, कपूरीवादी, अंबेडकरवादी, लोहियावादी का विचारधारा है, उसी के पोषक हैं। आदरणीय शिबू सोरेन साहब के सुपुत्र है, हम समझते हैं उन्हीं के विचारधारा से ओतप्रोत है। उन्हीं के विचारधारा से ओतप्रोत है, तो क्या पहले जेएमएम और बीजेपी एक साथ नहीं आई है क्या? इस बात का जवाब जानने के लिए हम चलते हैं। हमारे साथ बड़े ही प्रबुद्ध पैनलिस्ट साथ जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ झारखंड से जुड़े हैं इंदुकांत दीक्षित जी। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है सर। यशोनाथ झा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है बहुत बहुत TV9 के प्लेटफॉर्म पर। और साथ ही श्याम किशोर चौबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है TV9 के प्लेटफॉर्म पर। श्याम किशोर चौबे जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। विचारधारा की लड़ाई है, ये लोहियावादी, अंबेडकरवादी, कर्पूरीवादी, ये कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो क्या
इस बात को सच मान लिया जाए या ये सच मान लिया जाए कि ये केवल कहने की बात है? पहले भी तो जेएमएम बीजेपी के साथ आई है और अब जेएमएम को लग रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी ये लोग हारे हुए खिलाड़ी हैं, ये कुछ कर सकते नहीं। पॉलिटिकल रेलिवेंस कायम रखने के लिए क्यों नहीं धारा के साथ बहा जाए? आखिरकार चल क्या रहा है झारखंड में, जरा ये बता दीजिए, क्योंकि जो सुगबुगाहट वहां चल रही है, दिल्ली में भी उसकी धमक बड़ी तेज सुनाई पड़ रही। देखिए, पहले भी जेएमएम और भाजपा की युति रही है, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल युति नहीं रही। आप जो कह रहे थे कि लोहियावादी और अंबेडकरवादी और समाजवादी, तो आखिर नीतीश कुमार भी तो उसी में से आते हैं। नीतीश कुमार तो सटे हुए हैं, लेकिन जेएमएम 2-3 दफा सट चुका है बीजेपी के साथ और कभी वो सक्सेस नहीं पा सका। ये शिबू सोरेन के भी काल में हुआ, हेमंत सोरेन के भी काल में हुआ। हेमंत सोरेन पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तो बीजेपी से अलग होकर, और उसके पहले बीजेपी के साथ रहकर वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और उस समय एक तरह कहिए कि राजनीति के नए खिलाड़ी थे। अब तो पक चुके हैं। रही बात कि वो भाजपा के साथ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, जो आपने कहा धारा के साथ बह सकते हैं कि नहीं बह सकते हैं, बह तो जरूर सकते हैं, लेकिन मिलेगा क्या इनको? हासिल क्या होगा? हासिल ये होगा कि भाजपा जो झारखंड में छटपटा रही है, मतलब पानी से निकाली हुई मछली की तरह जो छटपटा रही है, उसको पानी मिल जाएगा और जेएमएम के हाथ से थोड़ा पानी फिसल जाएगा। ले दे के यही होगा इन द लॉन्ग रन। तत्काल भले न हो, मतलब अगले 4 साल में भले कुछ न हो, अगले 4 साल तक तो सरकार पक्की है। जेएमएम के पास खुद के 34 सीटें हैं और बीजेपी अलायंस के पास 24 सीटें हैं। ये अभी जो इनके पास कुल जमा 56 सीटें हैं उससे बढ़ ही जाएंगे, मतलब 58-59 सीटें इनके पास हो जाएंगी, अपार से अपार बहुमत हो जाएगा। लेकिन राजनीति 4 साल की तो नहीं होती है। राजनीति की उम्र 4 साल ही नहीं होती है, ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हेमंत सोरेन उधर जाते हैं तो इनको लॉन्ग रन में नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा कि ये जो चुनाव जीत कर आए हैं वो जल जंगल जमीन के नाम पे जीत के आए हैं। दूसरी बात, भाजपा से लड़ के आए हैं। फैक्ट यही है कि भाजपा से लड़ के आए हैं। विधानसभा चुनाव के कुछ पहले, कुछ मतलब मेरी समझ से 6-7-8 महीना पहले, इन 1 मिनट में बात खत्म कर लूं, इनको भाजपा की सरकार ने ही, ईडी ने गिरफ्तार कराया था, और जब हाई कोर्ट से इनको बेल मिली तो उसमें ईडी को एक तरह से कंडेम किया गया था, ईडी की कार्रवाई को कंडेम किया गया था। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने ट्राइबल सीटें हराई भाजपा को, और विधानसभा चुनाव में तो कहिए वॉश आउट कर दिया। ऐसी स्थिति में मुझको नहीं लगता है कि उधर जाएंगे। हाँ, कुछ दबाव हो सकता है। चलिए चौबे जी, आपकी बात मान लेते हैं, दबाव हो सकता है। दबाव कई तरह का होता है, एक लड़ाई सामने की भी होती है और एक लड़ाई पीछे से भी होती है। अगर इस लॉजिक को देखें तो अजीत पवार भी तो 4 साल की राजनीति करना नहीं चाहते होंगे। अजीत पवार भी तो महाराष्ट्र में आए ना बीजेपी के साथ। अब आप कह सकते हैं कि अजीत पवार के खिलाफ ये केस था, वो केस था, तो वो केस तो इनके खिलाफ भी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिनके साथ जेएमएम अभी चल रही है, अभी हाल की लड़ाई में उनकी हैसियत, राजनीतिक हैसियत क्या हो गई है, वो भी सबके सामने है। मतलब जनता का पॉपुलर मिजाज इनके साथ नहीं है। दूसरा, आप जब केंद्र की सरकार के खिलाफ चलते हैं तो कितने सारे रास्ते में अवरोधक पैदा होते हैं, ये भी सबको मालूम है। हो सकता है अब लड़ के हेमंत सोरेन थक गए हों और उनको लगता हो कि अपने प्रदेश की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए क्यों ना डबल इंजन की सरकार बना ली जाए। हम बेहतर काम करेंगे, हमारा मतलब प्रोग्रेस से है। हम कोई नेशनल पॉलिटिक्स तो करने नहीं जा रहे हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, क्या आपको लग रहा है कि जो बात हम लोग कर रहे हैं उसमें दम है, खिचड़ी पक रही है,
पहले कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन आए, फिर गवर्नर आकर के मिले। अगर हम प्रदेश के नेताओं से पूछते हैं तो वो मना करते हैं, लेकिन कहते हैं अगर कुछ हो रहा होगा तो केंद्र के स्तर पर हो रहा होगा। आखिरकार ये चल क्या रहा है सर? नमस्कार पंकज जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, मैं हमारे मित्र श्याम किशोर जी से काफी हद तक सहमत हूँ कि हेमंत सोरेन को बहुत कुछ हासिल नहीं, लेकिन उसका जो काउंटर पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने उठाया है। देखिए, हेमंत सोरेन की जो पॉलिटिक्स है उससे जब वो बीजेपी से जुड़े चाहे कांग्रेस से जुड़े, उनके वोट बैंक पर सीधा कोई बहुत असर नहीं पड़ता। देखिए, भाजपा के साथ जब बिहार में कोई अलायंस करता है नहीं करता है, जैसे जेडीयू ने अलायंस किया, तो जेडीयू का एक धड़ा था जिसको बहुत आशंका थी कि मुस्लिम वोटर्स उससे नाराज हो जाएंगे। आप देखे, वक्फ बिल तक पे ही जाके जेडीयू ने साथ दिया, क्या हुआ बिहार में? हालांकि वहां पे बड़े पैमाने पर जेडीयू में बहुत सारे नेता इस बात से लेकर सशंकित रहते हैं कि बीजेपी के साथ जाने से उनका बड़ा वोट बैंक नाराज हो सकता है, कट सकता है, टूट सकता है। लेकिन देखिए उस अलायंस में उनको कितना लाभ हुआ। अब आप देखिए झारखंड की स्थिति को देखिए, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया अजित पवार का। अभी झारखंड में केवल राजनीति नहीं है, सामने तो राजनीति दिखती है, लेकिन इस राजनीति को पकाने के लिए, परवान चढ़ाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आपको अर्थशास्त्र भी देखना पड़ता है। और झारखंड की आर्थिक हालात बहुत खराब, उन्होंने कह दिया और पूरे देश में ये सक्सेसफुल फार्मूला अभी दिख रहा है कि महिलाओं के अकाउंट में पैसा डाल दो। ये बड़ा रीजन था बिहार में भी, मैं मानता हूं, और आप चुनाव जीत लो। जिस तरह की बम्पर जीत जेएमएम ने दर्ज की 2024 के विधानसभा चुनाव में, उसके पीछे एक बड़ा कारण था महिलाओं के खाते में पैसा डालना। लेकिन वो चीजें करके और बाकी लोगों को भी इस ढंग से पैसा बांट करके सरकार अपने बल पर कब तक चल पाएगी, जब केंद्र के यहाँ से चाबी बंद रह जाएगी और स्क्रू टाइट किया जाएगा। और ऐसे में अगर फॉर द टाइम बिंग, देखिए एक चीज हमें साफ नजर आती है कि जेएमएम कहीं ना कहीं आरजेडी की तो सरकार से कुछ भी अगर उसे कारण मिला, बहाना मिला तो छुट्टी करेगी, और उसमें जेएमएम का कोई नुकसान मैं नहीं देखता, न तो राजनीतिक नुकसान न राष्ट्रीय स्तर पे। बल्कि ये समय है कि आरजेडी को उचित जवाब दिया जाए जो उसने जेएमएम के साथ बिहार के इलेक्शंस में किया, चूंकि वो बड़ा पार्टनर था। वो एक स्टैंड ले सकता था कि जेएमएम ने हमको सरकार में रखा है, जब 1 सीट थी तब भी रखा था, अभी 4 सीट है तब भी रखा है, तो हमने झारखंड में क्या ऐसा बड़ा दिया है जेएमएम, लेकिन उन्होंने कुछ भी इनको वैल्यू नहीं दिया। तो समय है कि जेएमएम कहीं ना कहीं ये विचार कर सकता है, कर भी रहा होगा, कि आरजेडी की कैसे छुट्टी की जाए। और जब आरजेडी की छुट्टी की बारी आप कह रहे हैं बहुत सारे सवाल हैं, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया, जबकि मैं डॉक्टर संजय से यही पूछने वाला था कि आखिरकार क्या ये बिहार इफेक्ट है। मैं आ रहा हूं डॉक्टर संजय आपके पास, मैं झा साहब के पास जाना चाहूंगा। दरअसल उनसे पूछना चाहूंगा कि इस बात में दम है जो बात चल रही है, और आजकल लोग बड़ा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करने लगे हैं, वो विचारधारा और वो सब की लड़ाई हमें अब बहुत कम देखने को मिलती है। आप कई नेता को देख लीजिए, पहले कुछ दिखता है, फिर कब वो स्विच ओवर करते हैं बात समझ में नहीं आती। ऐसे में सवाल उठता, अजीत पवार इधर आ सकते हैं, और भी कई लोग आए हैं, एक एग्जाम्पल नहीं है, आप देख लीजिए वो आए हैं। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए सर, मध्य प्रदेश में 20 से ज्यादा एमएलए को पार्टी अपने तरफ ले आई, और उसके बाद सिंधिया, आपको मालूम है सिंधिया भी इधर आए, केंद्र में मंत्री बन गए, भाजपा की सरकार बन गई, जबकि जीती कांग्रेस थी। ऐसे में सवाल उठता है कि हेमंत सोरेन के सामने जो अवरोधक दिखाई पड़ता होगा, केंद्र से कम मदद, केंद्र की उल्टी नजरें, जीएसटी का पैसा पूरा नहीं मिलता है, कई तरह के आरोप लगते हैं। ऐसे में जो हेमंत सोरेन ने प्रॉमिस किया होगा अपने लोगों से, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता होगा क्यों नहीं बीजेपी के साथ मिल जाए, और ये सही अवसर है, ये मौका है, मिल जाते हैं। इस बात में आपको दम दिखाई पड़ता है? पंकज जी, मुझे तो नहीं लगता, जैसा श्याम किशोर चौबे भाई और इंदुकांत दीक्षित जी ने कहा, फिलहाल ऐसी कोई राजनीतिक संभावना नहीं नजर आती है।
राजनीति संभावनाओं का खेल है, एकदम सही बात है, अभी कुछ भविष्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन हेमंत सोरेन, इसमें दो चीजें जो जो एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मेरा है वो ये है कि हेमंत सोरेन आखिर क्यों जाएंगे बीजेपी के साथ या बीजेपी के पास? उनको केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है, ये एक वित्तीय मामला है, ये एक वित्तीय मुद्दा है, और किसी वित्तीय मुद्दे को लेकर कोई राजनीतिक मूव हुआ हो इस देश में, ऐसा आज तक के इतिहास में तो 75 साल में नहीं देखा गया कि किसी राज्य को वित्तीय समर्थन चाहिए तो वो केंद्र सरकार में जो पार्टी है उसके साथ जाके मिल जाए, या कोई पॉलिटिकल मूव ऐसा हो, ऐसा कभी देखा नहीं गया। बहरहाल हेमंत सोरेन जिस पोजीशन पे अभी हैं झारखंड में या राजनीति में, पूरे देश की राजनीति में, खास करके गुरुजी के बाद, उस स्थिति में अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं तो उनकी वो राजनीतिक स्थिति नहीं बनी रह सकती। हाँ, ये जरूर है कि बिहार चुनाव के वक्त उनको जो झटका दिया गया, चाहे आरजेडी के तरफ से हो या कांग्रेस के तरफ से हो, उससे वो दुखी जरूर हैं। लेकिन उस दुख को वो इस पैमाने पर जाके कि हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे, ये मुझे लगता है कि ये फिलहाल तो ऐसी स्थिति, आज 3 दिसंबर है, तब तक तो अभी तक नजर नहीं आ रही है। चलिए, आप कह रहे नजर नहीं आ रही है, पर डॉक्टर संजय, लंबे समय से सोच रहा था आपसे ये सवाल करूंगा। दरअसल देखिए, जेएमएम को कोई भाव नहीं दिया गया बिहार में। 12 सीटें जेएमएम मांग रही थी, 1 सीट नहीं दिया गया। आरजेडी ने नहीं दिया, कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, और ये एक तरीके से आप कह लीजिए तो राजनीतिक रूप से सीधे तौर पर बिहार में दरकिनार कर दिया गया। जबकि आप बॉर्डरिंग एरियाज पे जेएमएम की राजनीतिक हैसियत नहीं है, ये कहना गलत होगा। तो जो ट्रीटमेंट आरजेडी को मिला झारखंड में, उस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट जेएमएम को बिहार में मिलता हुआ नहीं दिखा। लेकिन राजनीति में हमेशा प्रतिशोध नहीं चलता है, अवसर देखा जाता है, आगे की चीजें देखी जाती हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, जो वर्तमान स्थिति में कांग्रेस का सूरज डूबता हुआ नजर आता है, आरजेडी लड़ सकती थी पर लड़ती हुई नजर नहीं आई, 25 पर सिमट गई। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के चांसेस अब बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरह की बात भी चल रही है कि जो हस्र आरजेडी का हुआ है वहीं कहीं अखिलेश यादव का ना हो जाए। इस पूरी परिस्थिति में आपको नहीं लगता कि हेमंत सोरेन के बारे में जो चर्चा चल रही है उसमें दम है? क्योंकि एक बात हमें यह भी देखना होगा, ईडी की मार भी तो है, ठीक है, भले ही बेल पर हैं, लेकिन बहुत तरह की दिक्कतें भी तो होती है, खासतौर पर जब मोदी शाह की सरकार हो और विपक्षी सरकार जिस तरह का आरोप लगाती है, उसमें तो ये दिखाई पड़ता है कि जो दूसरे दल की सरकार है उसको अपनी सरकार चलाना बहुत आसान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जो बात चल रही है, आपको बता दें, दिल्ली में बहुत चर्चा है कि जेएमएम जा रही है बीजेपी की तरफ। बिहार में क्या चर्चा है और आपको लगता क्या है? देखिए, बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ना चाहती थी, और उनके जो यहाँ बिहार के अध्यक्ष हैं और जो झारखंड की पूरी जो जमायत थी, वो बार बार बिहार आकर के अपनी दावेदारी पेश की। बात तो यहाँ तक आ गई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले भी चुनाव लड़ सकती। 2 सीटें ट्राइबल सीटें हैं बिहार की, 38 शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं, 2 ट्राइबल सीटें। लगा कि ट्राइबल सीटें तो कम से कम इनको दे दी जाएगी गठबंधन के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा। वो भी सीटें इनके हिस्से में नहीं आई। 6 सीट पर संभवतः ये लड़ना चाह रहे थे, लेकिन लग रहा था कि 2 सीटों पर बात बन जाएगी, वो भी नहीं किया गया। इस बात को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा में नाराजगी है कि आखिर बिहार में जब इतना किनारे हमें कर दिया गया, तो झारखंड में इन्हें हम सरकार में साथ रखे हुए हैं, चुनाव साथ मिलकर के लड़ते हैं, और फिर भी ये क्यों भाव नहीं देते हैं, जो चर्चा बिहार में। अब देखते हैं कि क्या फायदा और नुकसान मान करके हेमंत सोरेन बीजेपी से दूरी ही बनाए रखेंगे। हाँ, बिल्कुल, वो जो बात हो रही है उससे मैं सहमत हूँ
कि बिल्कुल बीजेपी के जो वोटर हैं और जेएमएम के जो वोटर हैं वो बिल्कुल आमने सामने। तो वो 4 साल के बाद परिस्थितियां बन सकती है कि अगर ये मिल भी गए दोनों लोग तो क्या वोटर भी मिल जाएंगे, ये वोट ट्रांसफर भी हो जाएगा, सब कुछ स्मूथ रहेगा, इसकी संभावना हमें कम दिखती है कि ऐसा है। लेकिन जो दूसरी बात आप कह रहे हैं, न केवल ईडी की बात बल्कि केंद्र के द्वारा जो पंपिंग किया जाता है पैसा, राज्य कहीं न कहीं से उससे गति पकड़ता है, इसीलिए तो डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। हेमंत सोरेन जरूर इस दिशा में कुछ बात कर रहे होंगे केंद्र से कि झारखंड को कैसे प्रमोट कीजिएगा, झारखंड को कैसे ताकत दीजिएगा, और उसको मैं कोरिलेट करके देखता हूं बिहार में। नीतीश कुमार के बहुत जो कहा जाता है ना कि बहुत पसंद नहीं है बीजेपी, लेकिन नीतीश कुमार की भी मजबूरी है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। अगर हेमंत सोरेन को आश्वासन दिया गया होगा बीजेपी के द्वारा कि आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे, हम आपके साथ सरकार में होंगे, तो उस राज्य का विकास होगा और फिर हम लोग सब सहज तरीके से काम करेंगे, और जो ट्राइबल जो पॉपुलेशन है इस देश में आपके साथ आ जाने से उसका फायदा हमको मिलेगा। अलग अलग राज्यों में लोकसभा में तो मिलेगा ही, विधानसभा चुनाव में भी हमको उसका फायदा मिलेगा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, जो भी ट्राइबल पॉपुलेटेड इलाके हैं। इस स्तर पर जरूर कुछ बात चल रही होगी। हेमंत सोरेन इसमें गुना भाग कर रहे होंगे, इसको नाप तोल कर रहे होंगे। नहीं, वो ठीक है डॉक्टर संजय, वो ठीक है डॉक्टर संजय, लेकिन एक बात आपको बताएं, जो परिस्थिति देखी जा रही है और सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि जब एक साथ कैबिनेट हॉल में मंत्री मौजूद होते हैं, हेमंत सोरेन के कैबिनेट में के जो मंत्री हैं, उसमें ये देखा जा रहा है कि कई बार कांग्रेस और राजद के मंत्रियों से हेमंत सोरेन की बात नहीं होती है। यही नहीं कहा जा रहा है, कई कार्यक्रम कैंसिल हुए हैं, हेमंत सोरेन उसमें उपस्थित नहीं हुए। स्थानीय मोराबादी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था, राजद और कांग्रेस की फोटो भी नहीं थी। तो आप समझ लीजिए ये सारे इंडिकेशंस ऐसे हैं। और एक बात आपको और बता दें, दुमका में एक कार्यक्रम में राजद और कांग्रेस के मंत्री नदारद दिखे। इन सब से ऐसा लग रहा है कि झारखंड में कुछ खेला चल रहा है, अंदर सुगबुगाहट चल रही है। और खबर तो ये है कि लंबे समय से कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन दिल्ली में रहे और बीजेपी के टॉप लीडर्स के संपर्क में रहे, श्याम किशोर चौबे जी। तो क्या आपको लगता है ये सारा इंडिकेशन काफी नहीं है ये बताने के लिए कि कुछ तो चल रहा है? कांग्रेस और आरजेडी से जेएमएम की दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं है। जो बातें आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के मंत्री और आरजेडी के मंत्री और हेमंत सोरेन के बीच में समन्वय नहीं है, आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि थोड़ा मतलब थोड़ा क्या, जो आप बता रहे हैं उसके अनुसार कि 36 का आंकड़ा है। लेकिन अभी शायद पिछले हफ्ते ही जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और संसदीय कार्य मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर, कांग्रेस के हैं, उनके क्षेत्र में हेमंत सोरेन ने जाके सभा की है साथ में, अभी पिछले हफ्ते, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। दूसरी बात कि जो बातें हो रही हैं, आप लोग बड़ा गोल गोल बात कर रहे हैं, इसमें हमको ये लग रहा है, मैं थोड़ा उसको खुलासा करता हूँ। जो सारी बातें अभी तक आई, बाकी 3 भाइयों ने कहा, आपने भी कहा। अरे सर, हमारे पास जानकारी कम है, आपके पास जानकारी ज्यादा है, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि आप बताएं हमारे दर्शकों को अंदर बात क्या चल रही है। बीजेपी को राजनीतिक लुटेरा के रूप में पेश किया जा रहा है, यही ना, कि वो राजनीतिक लुटेरे के रूप में इसको भी लूट लेना चाहती है। लूट ले। रही बात पैसे की, पैसे का फाइनेंशियल क्रंच जरूर है। और जो आपने कहा, बाकी लोगों ने भी कहा, तो जो मोदी जी बोलते हैं, जो शाह जी बोलते हैं, जो नड्डा जी बोलते हैं और बाकी जी बोलते हैं, तो क्या वो ये साबित कर रहे हैं झारखंड को के पैसे में कटौती करके कि वो 2 भाव कर रहे हैं? हमारे साथ मिलो, नहीं तो तुमको काट दिया जाएगा, सीधे सीधे तुमको काट दिया जाएगा इन द सेंस की विकास की धारा से काट दिया जाएगा। तो ये क्या है? मतलब ये ब्लैकमेलिंग की राजनीति है। और अगर यही कर रहे हैं तो उसमें बेचारे हेमंत सोरेन कहां तक टिक पाएंगे? आप देखिए, वहां
चंद्रबाबू नायडू को देखिए, बेचारे जेल में भी रहे, अब तो साथ गए रहे हैं, और अब सुनता है कि उनसे सब कुछ खत्म हो गया है केस। अजीत पवार का आपने नाम लिया, आप हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम ले लीजिए, ऐसे कई लोग हैं, सिंधिया जी का ले लीजिए। तो सब लोग अगर वही कर रहे हैं तो ये लोग, एक चीज है, चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझको कोई दिक्कत नहीं है, राज्य को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल ये कह देवे कि अभी जो नाम बदला जा रहा है ना, जैसे गवर्नर हाउस का नाम राजभवन का बदल के लोकपाल कर दिया गया है, तो राजनीति में से नीति वाला शब्द हटा के कुछ और जोड़ के ये ले आवे, ये लोग देश को एकदम डुबा ही देवे कि यहाँ से राजनीति, मतलब लोकतंत्र की जो राजनीति है वो खत्म हो जाए। एक आदमी टिका हुआ है। और दूसरी बात, अब दूसरा मैं कह रहा हूं, जो आपने कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हेमंत सोरेन को देश भर में स्थापित किया जाएगा कि ट्राइबल लीडर के रूप में, तो अभी आज की तारीख में देखिए झारखंड की जो स्थिति है, ट्राइबल्स की 5 सीटें हैं लोकसभा में, बीजेपी के पास एक भी नहीं है। ये लोग, हेमंत सोरेन ने पिछली बार 5 जितवा लिया, तब जबकि वो जेल में थे। उसके बाद आपकी बात आई विधानसभा की, विधानसभा में 81 में 28 सीटें हैं ट्राइबल्स की, जिसमें ये 27 जीत गए। एक 28वां जो जीते वो चंपाई सोरेन है, जो इनसे भाग के वहां गए थे, एक वही सीट। अभी तुरंत रिसेंटली एक सीट पे, ट्राइबल सीट पे बाई इलेक्शन हुआ, उसमें तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी नहीं निकाल सकी। और जो ट्राइबल फेस बोलते हैं, तो बीजेपी के पास जो 5 मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के 5 मुख्यमंत्री हैं अभी एलाइन, उन 5 में से 4 ट्राइबल हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा भी उन्हीं के पास है। आपके ध्यान में है कि नहीं है? चंपाई सोरेन, सब उन्हीं के पास हैं। नहीं, तो 5 का तो पता है, 5 का तो पता है, 6ठा का कब होगा ये बता दीजिए। यही तो मिस्ट्री है, यही तो जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी के पाले में 6ठा ट्राइबल लीडर कब आ रहा है। मेरी बात सुनिए पंकज जी, इसका मतलब कि बीजेपी अपने चारों ट्राइबल लीडर्स को डिस्कार्ड कर रही है, यही ना? जिस बाबूलाल मरांडी के लिए, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो बार बार टेस्टिंग के बाद ये लीडर्स फेल हुए हैं, बीजेपी को नए लीडर की जरूरत है। मेरी बात तो सुनिए पंकज जी, 2020 में जब बाबूलाल मरांडी को अमित शाह यहाँ बहुत बड़ी रांची में बहुत विशाल सभा करके लाए थे, तो बोला, उन्होंने कहा था कि बाबूलाल जी तो मान नहीं रहे थे, बहुत मनाने पे लाए। तो जिस बाबूलाल को वो इतना वैल्यू दिया, उन्होंने इतना मना के लाए, नड्डा जी भी थे उस मंच पे, तो क्या उस बाबूलाल को ये जीरो साबित करना चाह रहे हैं? बीजेपी अपने आप को जीरो साबित करना चाह रही है, और सत्ता के लिए फिर कुछ भी कर सकती है। अगर कुछ भी कर सकती है तब तो कहावत ही है, मतलब वो तो है ही कि राजनीति में कुछ भी संभव है, और और ऐसा नहीं है कि असंभव बात होगी, ऐसा संभव पहले हो चुका है, ऐसा पहले हो चुका है। लेकिन सर जी, बात ये आएगी कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, उसमें हेमंत सोरेन कहां टिकेंगे फिर? इसलिए कि देखिए, वहां बिहार से आप तुलना करते हैं या महाराष्ट्र से तुलना करते हैं, तो झारखंड जो है वो न बिहार है न महाराष्ट्र है। चलिए, मान लिया आपकी बात, आप मान लिया आपकी बात, लेकिन सवाल है, झारखंड में सब कुछ होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। झारखंड में क्या जेएमएम बीजेपी के साथ नहीं आई है? ऐसा तो है नहीं, आपने खुद कहा कई बार आई है। ये ऐसा है सर, एग्रीड, वैलिड पॉइंट, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। चलिए, अगर ऐसा नहीं है तो आज डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी, संतोष गंगवार की मुलाकात अमित शाह से, उसके बाद अटकलें और तेज हो गई। उससे पहले कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन का दिल्ली में रहना, जेएमएम द्वारा यह कहना कि नहीं वो लोग अलग काम से हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं ये गठबंधन की राजनीति चल रही है। सारे प्रॉस एंड कॉन्स आपके सामने, जो चौबे जी कह रहे हैं उसमें भी बहुत हद तक सच्चाई है, पर राजनीति में केवल एक पहलू तो देखा नहीं जाता है। और ऐसा कब नहीं हुआ है बताइए? सत्ता के लिए क्या कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया है? कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया है? तो सवाल है, हर पार्टी करती रही है। अब झारखंड में इनकी सरकार कैसे बने, एक ट्राइबल मजबूत लीडर मिल जाए, वो भले ही पैरासूट से गिरे, तो इनको दिक्कत क्या होगी? ये पूरे देश में अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहेंगे, और बीजेपी ऐसा करती भी रही है। एकनाथ शिंदे देख लीजिए, अजीत पवार देख लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया देख लीजिए, हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस के ही थे ना।
अपनी पार्टी के नेता को हटा करके उनको दे दिया बैटन। तो ऐसे में एक और नया एक्सपेरिमेंट कर लेगी जेएमएम के साथ, तो क्या अजूबा हो जाएगा। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी। जी पंकज जी, देखिए मैं देख रहा था, हमें लगता है कि श्याम किशोर जी अपनी बातों को रखने में थोड़ा सा अपने भावनात्मक चीजों से भी उन्होंने ज्यादा बातें रखी। देखिए जेएमएम कोई ऐसी सिद्धांतवादी सर मैं बस एक लाइन बोल दूं, श्याम किशोर जी भावनाओं से बोलते हैं, यही इनका बड़ा अच्छा पहलू है, मजा आता है इनको सुनने में। तब सब्सटेंस भी रखते हैं और उसमें भावना भी जोड़ते हैं। लेकिन राजनीति भावनाओं से तो नहीं चलती सर। हर पार्टी में खून पसीना बहाने वाले लोग झंडा बैनर ही उठाते रह जाते हैं और बाकी ऊपर से लोग टपकते। देख लीजिए आरजेडी में ही क्या हो रहा है, कौन चाणक्य कहे जा रहे हैं, हरियाणा के लोग। कांग्रेस की स्थिति क्या अभी दिखाई पड़ी। खैर गो ऑन सर, आप आगे बढ़िए। मैं ये बात इसलिए भी खास तौर पे कह रहा था कि देखिए श्याम किशोर जी ने कहा कि भाजपा ऐसा कर सकती है, करती रही है, कर ही लेगी, तो क्या देश में कहेगी। अरे इस सब की राजनीति के दिन तो खत्म हो गए श्याम किशोर जी। अभी क्या मिल रहा है ये इम्पोर्टेंट है, आगे क्या होगा वो देख लेंगे। ये वाली पॉलिटिक्स का जमाना है। तो बीजेपी क्या करिए, जेएमएम कौन से ऐसी सिद्धांतवादी पार्टी रही है, कब किसके साथ अलायंस कर लिया। शिबू सोरेन जी ने 2009 में बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने, और जब बजट पे वोटिंग हो रही थी, कटौती प्रस्ताव, तो कांग्रेस के पक्ष में वोट दे दी और उसी के आधार पर बीजेपी ने उनको बेदखल कर दिया सत्ता से। कौन से सिद्धांत की राजनीति करते रहे हेमंत सोरेन जी। सिर्फ ये चूंकि उनकी ट्राइबल राजनीति का बेस है उसके कारण, और बीजेपी ने संगठनात्मक तौर पे पिछले 5-6 वर्षों में झारखंड में कुछ नहीं किया है। और मैं तो बता दूं पंकज जी आपको कि बाबूलाल मरांडी को बीजेपी लेकर के जब से आई है झारखंड में, बुरा मान सकते हैं कुछ नेता, लेकिन उसके बाद से बीजेपी के संगठन को एकदम कमजोर कर दिया बाबूलाल जी ने। क्यों? क्योंकि बाबूलाल जी ने अपने साथ जो जेवीएम में लोग थे उनको बीजेपी में घुसाने में जितनी मेहनत की, बीजेपी का नेटवर्क बढ़ाने में, विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने में उन्होंने नहीं के बराबर काम किया है। इसका बीजेपी के पुराने जो सतत ढंग से रहे, जो जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, नेता लगातार चर्चा करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं यशोनाथ जी की बात पे। देखिए इस देश की राजनीति में यशोनाथ जी, मेरा मतांतर है इस बात पे, तेलुगु देशम की स्वयं चंद्रबाबू नायडू जी 2004 में जब बीजेपी के साथ थे अलायंस में केंद्र में, तो उन्होंने पूरी सरकार आंध्र के सपोर्ट किया उन्होंने मुद्दों पर कि वाजपेयी सरकार आंध्रा को क्या दे रही है। और एक उदाहरण आपको बता दूं, आपको याद आ जाएगा कि बिल क्लिंटन की सन 2000 में यात्रा थी, बड़े दिनों बाद वाजपेयी गवर्नमेंट के समय, जब न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत में प्रतिबंध लगे थे, तमाम चीजें, उसके बाद पहली बार किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की यात्रा हो रही थी भारत में। मैं स्वयं उसको कवर कर रहा था दिल्ली में। बिल क्लिंटन की यात्रा दिल्ली के अलावा एक टाइगर देखने के लिए जाना था राजस्थान, और एक उनको भारत के साइबर सिटी बेंगलोर जाना था। लेकिन उस यात्रा को आप सोच लीजिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट की यात्रा को जो 3-4 महीने पहले से उस पर होमवर्क होता है, उसको तेलुगु देशम ने दबाव डालकर हैदराबाद को साइबर सिटी साबित करने के लिए दुनिया के नक्शे पर उन्होंने बिल क्लिंटन की यात्रा बेंगलोर की चेंज करा करके, चूंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी, उसको वो ले गए थे हैदराबाद। तो अपने आर्थिक हितों के लिए, अपने राज्य के हितों के लिए केंद्र को किस तरह से सपोर्ट किया जाता है, जुड़ा जाता है, इसका एक और उदाहरण यही चंद्रबाबू और इनकी पार्टी 2019 के चुनाव के समय किस तरह से कितना वो गुत्थम गुत्थी कर रहे थे, संसद में बहस में कितनी गालियां दी थी, लेकिन आज उन्होंने उनके साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा, सरकार चला रहे थे। इनफैक्ट लीडरशिप रोल में थे कि कैसे बीजेपी को हराना है 2019 में, यही चंद्रबाबू ने करेक्ट। विपक्ष को जोड़ रहे थे। और उसके बाद उनके साथ अलायंस करके, जबकि बीजेपी के पास दोनों ऑप्शन थे कि वो जो अभी सरकार से बेदखल हुए रेड्डी साहब, उनके साथ भी जा सकते थे और चंद्रबाबू के साथ भी, लेकिन बीजेपी ने चंद्रबाबू के साथ क्या, चंद्रबाबू ने ऑलमोस्ट सरेंडर कर दिया बीजेपी के सामने, क्योंकि उनको पता था कि केंद्र के सपोर्ट के बिना वो राजधानी का काम नहीं कर सकते हैं। उनके जितने वादे हैं वो आंध्र की सरकार के साथ पूरा नहीं कर सकते हैं, जनता के साथ। वो सब देखते हुए उन्होंने उनके साथ न सिर्फ अलायंस किया, सरकार भी चला रहे हैं। और आज आप देखिए कि पहले मुख्यमंत्री वही चंद्रबाबू नायडू
जो वाजपेयी सरकार को हमेशा टेंटर हाउस पे रखते थे, आज मोदी जी ने सिर्फ एक यात्रा कर ली उनके कार्यक्रम की, तो उन्होंने विशेष तौर पे धन्यवाद दिया पब्लिक में कि प्रधानमंत्री के हम आभारी हैं कि वो हैदराबाद में आंध्रा की सरकार के कार्यक्रम में शामिल हुए। और इतना ही नहीं, आप देखिए उड़ीसा की सरकार जो थी नवीन पटनायक की, इसी कारण वो हार के सत्ता से बाहर भी हो गए। बड़ा कारण है कि उन्होंने लगातार विपक्ष में रहते हुए, माना जाता रहा हमेशा पिछले 10 साल की सरकार में बीजेपी के, कि मोदी जी के, कि वो एक तरह से मोदी एनडीए के ही गठबंधन सहयोगी हैं। कभी भी क्या उन्होंने किसी बड़े मुद्दे पर मोदी गवर्नमेंट का विरोध किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि वही जो पंकज जी कह रहे थे, अपने राज्य के हितों को साधने के लिए, अपने जनता की चीजों को दिलाने के लिए। ऑन दी अदर हैंड पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल के इवन जो आपके किसानों के लिए, मजदूरों को जो पैसा देना है वो भी केंद्र टाइट रखता है और हमेशा परेशान है। और ये देखिए पंकज जी, एक बड़ा मुद्दा होगा पश्चिम बंगाल में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो इसका एक बड़ा कारण होगा जो आर्थिक संकट लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार ने झेला है, जबकि उनकी राजनीति बिल्कुल इतर राजनीति है बीजेपी से। तो झारखंड की जहां तक बात है, कोई ऐसा सैद्धांतिक राजनीति करने वाली जेएमएम है नहीं और उनको कांग्रेस और जेएमएम से कुछ मिलना नहीं है। अगर थोड़ा सा भी सहूलियत मिल गई तो मैं जानता हूं और मैं मानता हूं पंकज जी कि कहीं ट्राइबल लीडर के तौर पर घोषित नहीं करेंगे हेमंत को, लेकिन झारखंड को भी अपने साथ लेने के लिए अपने खेमे में, कि कांग्रेस मुक्त जो आपने कहा कि करना है पूरे देश को, वो कांग्रेस को और आरजेडी को रिप्लेस करा करके जेएमएम को उनकी भी कुछ शर्तें मानते हुए अपने खेमे में ला सकते हैं और जेएमएम का इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं होने जा रहा है। जी नहीं, वो बात तो ठीक है, आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं। सर, क्या आपको लगता है ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है अभी जमानत पर हैं हेमंत सोरेन, जमीन घोटाले के मामले पे ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं? इससे भी तो छुटकारा मिल जाएगा। विपक्षी तो कहता है कि भाई बीजेपी ऐसा वॉशिंग मशीन है, इसमें जो जाता है धुल करके निकल जाता है। इनकी भी इच्छा रही होगी, बहुत लड़ लिए, अब धुल करके निकल जाते हैं और सत्ता का सुख भी लेते हैं। हमारा गवर्नर, हम पैसा भरपूर मिलेगा। एक तीर से कई निशाने साधने की बात है। नहीं, मैं वही यही बात अदालतों के चक्कर लगाने की, यही बात मैं यशोनाथ झा जी से पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये एक बड़ा कारण दिखाई पड़ता है आपको? सर, आप सुन पा रहे हैं यशोनाथ झा जी? कहा था इनका ऑडियो ले लीजिए, वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज कट रही है, ऑडियो ले लीजिए। सर बोलिए। डॉक्टर साहब ने शायद मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैंने कहा कि किसी राज्य के वित्तीय मामलों को लेकर, वित्तीय मामलों के संदर्भ में कोई राजनीतिक फैसला हो, ये अब तक इस देश में नहीं हुआ है। चंद्रबाबू नायडू का जो उन्होंने उदाहरण दिया है वो राज्य हित को लेके हो सकता है, सिर्फ वित्तीय मामलों को लेके मैंने कहा। राज्य हित में तो बहुत सारी बातें हैं। झारखंड अलग राज्य बना, ये भी वित्तीय मामला नहीं था। दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन के लिए बीजेपी के साथ जाना इसलिए मुफीद नहीं है अभी के वक्त में कि हेमंत सोरेन के पास कमान है पूरी तरह से, न सिर्फ सरकार की बल्कि ट्राइबल लीडरशिप की, पूरे ट्राइबल राजनीति की कमान हेमंत सोरेन के हाथ में है। और बीजेपी चाह कर भी उसके आसपास भी भटक नहीं रही है। बीजेपी के पास समस्या है कि उसके राज्यसभा के मेंबर अब रिटायर कर रहे हैं इस अगले साल, दीपक प्रकाश जी, उनको जिताना मुश्किल हो रहा है। ये सारी बातें हैं। इन सारी बातों को जोड़ के हेमंत सोरेन अगर बीजेपी के पास अगर जाते भी हैं, मैं संभावना पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं यथास्थिति जो आज की स्थिति है उस पर बात कर रहा हूं कि अगर कोई फैसला उन्होंने किया है या बीजेपी ने किया है तो ये दोनों के लिए आत्मघाती होगा। कोई ना आदर्शवादी पार्टी है, ना विचारवादी पार्टी है, ना विचारों से बंधी हुई है, ना जेएमएम, ना बीजेपी। नहीं,
आप कह रहे हैं ये आत्मघाती होगा, लेकिन अभी डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी कह रहे थे, डॉक्टर संजय, कि भाई आजकल तो बड़ा ही शॉर्ट टर्म गेन देखा जाता है, बात की बाद में देखेंगे अभी हमारा क्या फायदा है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस कहती है ना हमारी सरकार झारखंड में, एक ये भी साबित कर दिया जाएगा कि कांग्रेस की सरकार अब झारखंड में भी नहीं रही, झारखंड से भी कांग्रेस गायब हो गई, बिहार में 6 पे पहुंच गई, झारखंड से विदा हो गई। और इसका एक बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव पे भी पड़ेगा। एक नैरेटिव तो सेट होगा ना। आपको नहीं लगता 58 लोग हो जाएंगे, ये 34 जेएमएम के, 21 बीजेपी के, 3 और अन्य हो जाएंगे, 58 लोग हो जाएंगे, बड़ा स्मूथ गोइंग हो जाएगा। आखिरकार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, गवर्नर का मिलना, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन का दिल्ली में रहना, बीजेपी ने जितने भी प्रयास किए, जितने भी ट्राइबल लीडर्स को आजमाया, वो फेल हो गया। अब अगर बीजेपी ऐसा प्रयास करती है तो मुझे तो नहीं लगता बीजेपी कुछ लूज करने जा रही है, बीजेपी गेन करेगी। हाँ, हेमंत सोरेन के लिए फ्यूचर पॉलिटिक्स में क्या होगा, उसके दोनों पहलू हैं। भाई केंद्र से मदद मिलेगी, ये सच है, सरकार चलाना आसान हो जाएगा, ये सच है, पर राजनीतिक रूप से क्या नुकसान होगा, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ। तो सवाल उठता है कि क्या हेमंत सोरेन गेनर होंगे या लूजर होंगे। गेनर तुरंत होंगे ये दिखाई पड़ता है, लूजर भविष्य में होंगे इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर संजय कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ट्राइबल लीडर थे इनके झारखंड में बीजेपी के, बारी बारी से सब पर बीजेपी ने अपने तरीके से टेस्टिंग की और उस टेस्टिंग में ये सफल नहीं रहे। बिल्कुल वो जो ट्राइबल सीटें चाहे विधानसभा की हो या लोकसभा की हो, वहां बीजेपी परफॉर्म नहीं कर पाई। तो बीजेपी होता है ना कि पहले लड़ो और अगर लड़ाई में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो फिर दोस्ती कर लो। तो निश्चित रूप से बीजेपी तो चाहेगी कि हाँ हमारा हेमंत सोरेन के साथ एक दोस्ती बन जाए, ताकि हम कांग्रेस और आरजेडी को उस गठबंधन से बाहर भी कर दें, और हेमंत सोरेन की अगर वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार में शामिल हो जाते हैं, तो धीरे धीरे हम झारखंड में मजबूत होने की स्थिति में हो जाएंगे। वहां पर बीजेपी बहुत लूज करते हुए मुझे भी नहीं दिखती है कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर सब मिला करके 24 सीटें इनकी आई हैं अलायंस के पार्टनर के साथ भी, तो आगे के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और नीचे चली जाएगी, इस वजह से कि चूंकि क्यों वो चली गई हेमंत सोरेन के साथ अलायंस में, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हाँ, किस रूप में हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, वो ईडी के डर से जाना चाहते हैं, झारखंड की बेहतरी के लिए जाना चाहते हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो इनके सामने है, बहुत सारी जो पॉलिसी या स्कीम्स जो ये चला रहे हैं, उसके लिए झारखंड सरकार फाइनेंशियल क्रंच में तो है ही ना वो स्टेट। तो इसको लेकर के कि जब तक हमको केंद्र से सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं स्टेबल कर सकते हैं। और इसकी क्या गारंटी है कि बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों अलग अलग ही रहे तो अगली बार फिर जेएमएम ही सत्ता में आ जाएगी, इसकी कहाँ गारंटी है। ये जो अलायंस है, जिस अलायंस की सरकार है, वो सत्ता में आ ही जाए, इसकी भी तो कोई संभावना नहीं है। तो निश्चित रूप से हेमंत सोरेन थोड़ा सा नाप तोल कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। हाँ, आरजेडी से और कांग्रेस से उनकी नाराजगी साफ दिख रही है। ठीक है, उनके मंत्री के क्षेत्र में जा रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, मिल रहे होंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत जो गेस्चर और जो फेस इंप्रेशन से तो नहीं लगता। कुछ बयान भी आए हैं जिसमें उनकी नाराजगी है। बिहार चुनाव के बाद तो कई बयान आए थे कि अच्छा तो हम भी झारखंड में देखते हैं कि कैसे ये हमारे साथ कंफर्टेबल रह पाते हैं। कुछ इस तरह के बयान, संकेतों में ही, छायावाद में ही, लेकिन इस तरह के बयान आए थे। तो बहुत इनको इस बात की पीड़ा है कि बिहार में आखिर हमें क्यों जगह नहीं दी गई, क्यों कोई स्पेस नहीं दिया गया। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा इतना बौना हो गया बिहार में कि उसके हिस्से में 2-3 सीटें भी नहीं दी जा सकती थी। इस बात की कसक हेमंत सोरेन को है। तो हेमंत सोरेन दिल्ली में जाकर के या कल्पना सोरेन कौन कौन सी बातें कर रहे हैं बीजेपी से, वो तो ये बताएंगे, और ये भी अपना फायदा नुकसान देख करके ही बात कर रहे होंगे। बीजेपी इस मौके का लाभ उठाना चाहेगी, निश्चित रूप से लाभ उठाना चाहेगी। देखते हैं
कि क्या हेमंत सोरेन और 2 कदम आगे बढ़ते चलिए, हैं। देखते प्रयासों हैं। पर हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, आप प्रयास की बात कर रहे हैं, पर मैं बड़ा सीधा स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं और छोटा आंसर चाहूंगा। श्याम किशोर चौबे जी, बिहार में जगह नहीं मिली, हेमंत सोरेन कांग्रेस और जेएमएम से नाराज हैं, ये तो तय बात है। ऐसे में क्या हेमंत सोरेन कांग्रेस और जेएमएम से कुछ राजनीतिक बदले की सोच रहे हैं? संबंधों में खटास तो है, एक भी सीट नहीं मिला, आप सहमत हैं? कुछ जेएमएम करने जा रही है इन दो पार्टियों के साथ? देखिए, ये करने जा रही है, कर सकती है। इतनी जो चर्चाएं हैं, इसमें एक लाइन मैं जोड़ना चाहूंगा केवल। इंदुकांत दीक्षित जी पूरे भारत में घूमे हुए हैं भैया, मैं तो रांची में ही रह गया हूं। लेकिन ये 2014 से 2019 तक यहाँ डबल इंजन की सरकार थी, रघुवर दास चीफ मिनिस्टर थे, बीजेपी की सरकार थी, और सरकार गई तो स्टेट फाइनेंशियल क्रंच में था। उस समय सैलरी देने के भी पैसे नहीं थे। यही केंद्र सरकार थी, यही मोदी और अमित शाह की सरकार थी। तो ऐसा नहीं है कि मिल जाने के बाद इसको ये लोग धारा प्रवाह पैसे देने लगेंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट एक्स्ट्रा मिल सकता है, जो सेंट्रल असिस्टेंस के रूप में ये बीच बीच में रुकते रहे, उसको भले जारी कर देंगे। लेकिन केंद्र अभी अगर ये जाते भी हैं, आपने कहा कि 58 सीटें हो जाएंगी, एग्जिस्टिंग इनके पास 56 है, 2 की बढ़ोतरी होगी। और रही बात कि उनके आने के बाद बीजेपी फायदे में होगी, जैसा कि डॉक्टर संजय बोल रहे थे, बीजेपी को बहुत फायदा होगा। अभी यहाँ की 2 सीटें जो राज्यसभा की हैं द्विवार्षिक चुनाव में, बीजेपी एक भी निकालने की स्थिति में नहीं है। सट जाएगी तो मतलब कम से कम 2 बार चुनाव होगा बीच में, तो 2 राज्यसभा सीटें उसको मिल जाएंगी, सट के अपना ले लेगी। फायदा में बीजेपी रहेगी, नुकसान में जेएमएम रहेगा। चलिए, आप ये कह रहे हैं, को जाना है तो जान, कौन रोकता है? राजा नहीं, को कौन ठीक है। रोकता है? मतलब एक तो चीज, मतलब सर समय की कमी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मतलब भले ही कांग्रेस और जेएमएम से नाराज हो, सॉरी, कांग्रेस और आरजेडी से जेएमएम नाराज हो, लेकिन जेएमएम बीजेपी के तरफ जाना नहीं चाहेगी। यशोनाथ झा जी जो कह रहे हैं, चौबे जी, आप सहमत हैं? नहीं, जाना नहीं चाहेगी, ये मैं नहीं कहता हूं। जाएगा तो नुकसान में रहेगा, जेएमएम को घाटा होगा। यशोनाथ झा जी, जी। मैं संशोधन हेमंत सोरेन नाराज है आरजेडी से, और आरजेडी के जो 4 विधायक हैं, बहुत जल्दी ये पूरी संभावना है कि आरजेडी का यहाँ से अस्तित्व खत्म हो जाए। ये हेमंत सोरेन चाहते हैं। चलिए, और ये हेमंत सोरेन चाहते हैं। सर मतलब आरजेडी का अस्तित्व खत्म कर देंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये अभी गॉसिप लेवल पर है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आप सहमत हैं सर? मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूं जो रह गई थी। देखिए, हम लोग जो प्रेजेंट विधानसभा में ताकत है पार्टियों की, उस नंबर पे बहुत ज्यादा जा रहे हैं। 2019 में भी जो चुनाव हारे थे रघुवर दास की प्रेजेंट सरकार जो थी, वो रघुवर दास के अपने माना जाता है कि जुबान के कारण हारी थी। वोटों का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। और अभी 2024 में जो इतना सीटों का अंतर आया है, वो एक नई पार्टी आई जयराम महतो की, टाइगर महतो भी लोग कहते हैं उनको। उन्होंने 8 से 10 सीटें बीजेपी को हराई। तो जेएमएम कहीं भी बीजेपी को भी बहुत कमतर लेके नहीं चल रही है। ऐसे में ये कहना कि राज्यसभा की 2 सीटों का अंतर पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट उनकी है और आंकड़े पक्ष में है जेएमएम गठबंधन के। लेकिन जो आपने बताया आर्थिक लाभ और साथ साथ में जो राज्य के हित की जो बात यशोनाथ जी कर रहे थे, फायदे वो अगर उठाने हैं 4 साल तक, तो इसके लिए ऐसी गणित कर सकती है जेएमएम जी। चलिए, तो मुझे लगता है क्या होने वाला है डॉक्टर संजय, निश्चित तौर पर बिहार के चुनाव का असर तो पड़ेगा, चूंकि समय की सीमा हम लोग पार कर गए, पर दिल्ली में चर्चा बहुत ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि वाकई कुछ ऐसा मूव लेने वाले हैं हेमंत सोरेन, देखना दिलचस्प होगा, लेकिन चर्चा का बाजार गर्म है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, यशोनाथ झा जी, चौबे जी, डॉक्टर संजय कुमार, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।